नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए फर्स्ट ईयर या कहें कि माइक्रो इकोनॉमी, तो माइक्रो इकोनॉमी के अंतर्गत दोस्तों सेशन को कंटिन्यू करते हुए आज के एक स्पेशल सेशन में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं बाजार वाले क्रम को कंटिन्यू करते हुए। एक्चुअल में अभी फोर्थ यूनिट स्टार्ट कर चुके हैं और जैसा कि आपने पिछले सेशन में जाना था कि फोर्थ यूनिट में कंप्लीटली बाजार के बारे में ही हमें डिस्कस करना है। 4 विशेष टॉपिक होंगे, चारों बाजार के बारे में ही होंगे। तो इससे पहले वाले सेशन में अर्थात कि लेक्चर नंबर 27 में है दोस्तों, हमने बाजार के अर्थ और बाजार के वर्गीकरण पर चर्चा की थी। और आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार क्या होता है, अर्थात कि पूर्ण प्रतियोगिता है ना, जिसमें कीमत और उत्पादन निर्धारण की चर्चा हमें विशेष रूप से यहां पर करना है। साथ ही साथ में कि फर्म का साम्य क्या होता है, इसको समझते हुए। अच्छा, आगे बढ़े उससे पहले एक बात मैं विशेष रूप से क्लियर कर दूं कि दोस्तों अभी तक हमारे इसी प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर ही फ्री ऑफ कॉस्ट ही बीए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर तीनों ईयर की राजनीति विज्ञान के सेशन कंप्लीट हो चुके हैं। जो है आपके चैनल में ही प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वहां जाकर के आप टॉपिक वाइज टॉपिक उसको फॉलो कर सकते हैं और अपना सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं विद नोट्स। दोस्तों प्रत्येक टॉपिक के डिस्क्रिप्शन में उसका पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल है, जहां से आप डाउनलोड करके और अपने अध्ययन को जो है कंटिन्यू कर सकते हैं, अपनी स्टडी को बेहतर बना सकते हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं अपने सेशन को, शुरू करें उससे पहले एक शुभ विचार। आज का विचार कुछ इस प्रकार का है कि हमारी राह भले ही भयानक हो और पथरीली हो, हमारी यात्रा चाहे कितनी ही कष्टदायक हो, फिर भी हमें आगे बढ़ना ही है। सफलता का दिन दूर हो सकता है पर मेरे दोस्त, पर उसका आना अनिवार्य है। लेकिन यह कब होगा? जब हमारा एक स्पष्ट लक्ष्य होगा, जब हमारी डेस्टिनेशन हमारी आंखों में क्लियर होगी, है ना। अभी भी कुछ दोस्त मेरे ऐसे हैं जो बस बीए कर रहे हैं, है ना। इसका मेरा भाव समझिएगा कि सिर्फ जो बस बीए कर रहे हैं, कुछ नहीं करने को तो चलो बीए ही कर लेते हैं, तो वो वाले भाव से कुछ लोग बीए कर रहे हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो अपना एक लक्ष्य निर्धारित करके और बीए कर रहे हैं। या चलिए बीए के अलावा आप कुछ भी, कोई सी भी एजुकेशन कर रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो उसके पीछे अगर आपका उद्देश्य है और अगर आपका लक्ष्य पहले से डिसाइड है तो आप बिल्कुल इसी राह पर हो। आपकी मंजिल दूर जरूर है लेकिन उसका आना अनिवार्य है, तय है। और अगर आप बिना लक्ष्य के पढ़ाई कर रहे हैं दोस्तों, तो मैं तो बोलूंगा कि या तो आप आज ही लक्ष्य बना ले या फिर आज ही पढ़ाई छोड़ दे, क्योंकि पढ़ाई में आप समय बर्बाद के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। लक्ष्य बनाइए, आप करना क्या चाहते हैं, उसके बाद ही अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। अन्यथा अंतिम दौर ये होगा आपका कि एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है, उसकी भीड़ में आप उसकी कतार को और लंबा कर देंगे, है ना। पढ़े लिखों की जो बेरोजगारी है ना, उस लाइन को और लंबा करने में आप सहयोग प्रदान करेंगे। इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं होगा। इसलिए अपना एक लक्ष्य बनाइए, लक्ष्य के साथ अपनी स्टडी को कंटिन्यू कीजिए। चलिए दोस्तों इसी के साथ शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। आज हम बात करने वाले हैं अनिवार्य पूर्ण प्रतियोगिता बाजार पर, है ना, कि बाजार की पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति एक्चुअल में कैसी होती है। एक नजर यहां पर भी डाल लीजिए। यूनिट 4 चल रही है, जिसका सेकंड टॉपिक आज हम कंप्लीट करने वाले हैं, पूर्ण प्रतियोगिता। क्लियर है? चलिए आज पढ़ना क्या क्या है, आज किन किन बातों पर हम फोकस करेंगे ये आपको बताने वाला हूं। उससे पहले दोस्तों प्रश्न है, जैसे आप पीडीएफ डाउनलोड करते हैं, पीडीएफ डाउनलोड करके उस प्रश्न को पहले पढ़िएगा, उसके बाद इसका अंदर का जो मटेरियल है उसका जो है रिविजन लगाएंगे आप लोग, ठीक है ना। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज हमें एक्चुअल में पढ़ना क्या क्या है। तो दोस्तों आज इन 4 बिंदुओं पर हमारा फोकस रहेगा और चारों बिंदुओं के माध्यम से ही हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन होता क्या है, इसका अर्थ जानेंगे। इसके बाद कुछ विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषाओं पर गौर करेंगे। इसके बाद दोस्तों थर्ड नंबर में हम देखेंगे कि फर्म का साम्य एक्चुअल में क्या होता है, यह साम्य वाली स्थिति एक्चुअल में होती क्या है और इसका प्रयोग पूर्ण प्रतियोगिता में ही क्यों किया गया है। इसके अलावा दोस्तों लास्ट में हम देखेंगे कि इसकी विशेषताएं क्या है, किसकी पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं क्या है। क्लियर है? तो इन 4 बिंदुओं पर हमारा कंप्लीट फोकस रहने वाला है और जो प्रश्न मैंने इससे पहले आपको बताया है वो प्रश्न भी उस प्रश्न का आंसर इन चारों बिंदुओं के अंदर आपको आसानी से मिल जाएगा। क्लियर है ना यहां तक का? चलिए अब शुरू करते हैं अपने दोस्तों आज के इस सेशन को। सबसे पहले हम देखेंगे पूर्ण प्रतियोगिता होती क्या है।
पूर्ण प्रतियोगिता होती क्या है। और अगर आप ये इकोनॉमी वाले, ये माइक्रो इकोनॉमी वाले सेशन अगर आप कंटिन्यू मेरे फॉलो कर रहे हैं तो अब तो मुझे कुछ भी आपको बताने की आवश्यकता ही नहीं है इस बिंदु पर, पूर्ण प्रतियोगिता वाले बिंदु पर। परफेक्ट कंपटीशन में आपको इससे पहले के सेशन में छोटे छोटे पार्ट्स में आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझा चुका हूं, हालांकि अब भी समझाऊंगा, डोंट वरी। जो नए स्टूडेंट है बताऊंगा मैं, लेकिन जो कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि अब तक इसके बारे में वो कंप्लीटली जान चुके हैं। संभवतः इससे तुरंत पहले वाला जो सेशन था बाजार का अर्थ और वर्गीकरण वाला, उसमें आप बेहतरीन तरीके से समझ चुके हो कि पूर्ण प्रतियोगिता होती क्या है। दोस्तों देखिए, बाजार दो तरह का होता है, बाजार दो प्रकार का होता है। एक बाजार ऐसा होता है कि जब हम कोई वस्तु खरीदने जाते हैं तो उस वस्तु का विक्रेता, अर्थात कि उस वस्तु को जहां से हमें खरीदना है ना, वो दुकान सिर्फ पूरे मार्केट में एक ही होगी, अर्थात कि एक ही व्यक्ति उस वस्तु को बेचने वाला होगा। एक बाजार इस प्रकार का होता है ना। तो जहां जिस बाजार में एक ही दुकान है उस वस्तु की, तो क्या बताइए, क्या वो हमारे अनुसार या हमें लुभाने के लिए कम कीमत पर वस्तु बेचेगा या अपने मनमानी कीमत पर वस्तु बेचेगा? संभवतः आपका जवाब भी यही होगा कि जी हां सर, वो अपने मनमानी कीमत पर बेचेगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है ना कि पूरे मार्केट में एकमात्र विक्रेता है वो उस वस्तु का, है ना। अब जिसको भी वो वस्तु चाहिए खरीदना ही होगा, चाहे वो सस्ते में दे या महंगे में दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वो अपने मनमाने दर पर बेचेगा। इसी का विपरीत कर दीजिए, इसको उल्टा कर दीजिए। एक मार्केट, एक बाजार ऐसा होता है जहां पर जो वस्तु हम खरीदने जा रहे हैं उस वस्तु की बहुत सारी दुकानें हैं या बहुत सारे विक्रेता है। तो उस परिस्थिति में क्या होगा कि अगर हम किसी दुकानदार के पास जाएंगे, उस वस्तु की डिमांड करेंगे, तो वस्तु की कीमत बताएगा, हम आगे बढ़ जाएंगे। अगर हमें वो कीमत ज्यादा लगेगी, हम आगे बढ़ जाएंगे, दूसरी दुकान पर ट्राई करेंगे, उसको छोड़ देंगे, तीसरी दुकान पर ट्राई करेंगे। संभवतः हम कंपैरिजन करेंगे, जहां से हमें जिस दुकान की या जिस विक्रेता की कीमत हमें उचित लगेगी, वहां से वो वस्तु को हम खरीद कर ले आएंगे। यही होता है ना, नॉर्मली यही होता है, ठीक है ना। तो यहां पर दोस्तों क्या होता है, देखिए कि अब ये जो दुकानदार थे, जो विक्रेता थे वस्तु के, वो अपनी मनमानी कीमत उस वस्तु की वसूल नहीं कर सकते, ठीक है ना। मनमानी कीमत वसूल नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है ना कि बहुत सारे बेचने वाले, अगर मैं अपना अधिक कीमत पर वस्तु बेचने का प्रयास करूंगा तो दूसरा व्यक्ति दूसरे कहीं और से खरीदेंगे वो लोग, ठीक है ना। तो ये जो इस प्रकार का बाजार होता है जहां पर बहुत सारे विक्रेता होते हैं और क्रेता भी बहुत सारे होते हैं, तो जहां जिस बाजार में क्रेता और विक्रेता बहुत अधिक होते हैं, अधिक संख्या में होते हैं, उसी बाजार को दोस्तों हम पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहते हैं। क्लियर हुआ यहां तक का? इसकी एक स्थिति और है, एक कंडीशन और है कि इस प्रकार के बाजार में समान वस्तुओं का जो मूल्य होता है ना, वो एक जैसा ही रहता, मतलब एक जैसी वस्तुओं का मूल्य लगभग एक जैसा ही होता है, ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता, है ना। क्यों? क्योंकि सबको मार्केट में बन के रहना है। हाँ, कम कर सकते हैं वो, अधिक नहीं बढ़ा सकते। क्रेताओं को, खरीदारों को जो है वो लुभाने के लिए, आकर्षित करने के लिए अपनी वस्तु का मूल्य कम करके बता सकते हैं, कुछ डिस्काउंट दे सकते हैं, लेकिन अधिक मूल्य उससे वसूल नहीं कर सकते। क्लियर है? चलिए, तो दोस्तों ये सारी कहानी है, ये इसके अंदर लिखी हुई है और यही अर्थ होता है पूर्ण प्रतियोगिता का, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। क्लियर है? आप लोग पढ़ेंगे, ये कंप्लीटली आपको समझ आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, समय देने से बेहतर है कि आगे बढ़ते इससे। अब दोस्तों बात करते हैं कि कुछ विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषाओं पर, है ना। तो परिभाषाओं के अंतर्गत मैंने दो विद्वानों की परिभाषा मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए कोट की है। ये दोनों परिभाषाएं मेरे अनुसार बेहतर थी, उचित थी और आसान शब्दों में थी। आप लोगों को याद रखना भी बहुत आसान हो जाएगा इनसे। देखिए, सबसे पहली जो परिभाषा है वो दी है श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने, और कहा है कि देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता तब होती है जबकि प्रत्येक उत्पादन की मांग, समझ ध्यान दीजिएगा यहां पर, प्रत्येक उत्पादन की मांग पूर्णतः लोचदार होती है। उत्पादन मतलब वस्तु की जो मांग होती है वो लोचदार होती है, कम ज्यादा होती रहती है, ठीक है ना। इसके अंतर्गत उन्होंने दो कंडीशनें बताई है। पहली कि विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, जिससे कुल उत्पादन में किसी एक व्यक्तिगत विक्रेता के उत्पादन का महत्वहीन अनुपात होता है। मतलब ये पहली कंडीशन में क्या कहा उन्होंने कि उस बाजार में विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, जिससे किसी एक विक्रेता की वस्तु का या किसी एक विक्रेता की मनमानी उस बाजार में नहीं चल सकती। वो अपने आधार पर या अपने अनुसार वस्तु का मूल्य डिसाइड नहीं कर सकता, मूल्य निर्धारित नहीं कर सकता,
ठीक है ना। दूसरी कंडीशन में उन्होंने कहा है कि समस्त ग्राहक, देखिए अब यहां पर पहले में उन्होंने क्या किसके बारे में कहा, विक्रेताओं के बारे में, और दूसरे में उन्होंने क्रेताओं को पकड़ लिया। अब देखिए उन्होंने कहा कि समस्त जो ग्राहक होते हैं या क्रेता होते हैं वो विभिन्न प्रतियोगी विक्रेताओं के बीच चयन की दृष्टि से एक समान होते हैं। विक्रेता भी बहुत सारे होते हैं, वो विक्रेता भी एक समान होते हैं, एक समान होते हैं। किसके लिए, विक्रेताओं के लिए, क्रेता माफ कीजिएगा, विक्रेताओं के लिए, दुकानदार के लिए सभी ग्राहक एक समान होते हैं, जिससे बाजार पूर्ण हो जाता है, जिससे बाजार पूर्ण हो जाता है। बहुत सारे विक्रेता हो और एक जैसे क्रेता हो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट जो परिभाषा है वो है फर्ग्यूसन साहब के अनुसार। फर्ग्यूसन ने कहा है देखिए कि एक उद्योग को पूर्ण प्रतियोगिता वाला तब कहा जाता है जब प्रत्येक क्रेता और विक्रेता समस्त बाजार की तुलना में इतना छोटा होता है कि वह अपनी खरीद और उत्पादन में परिवर्तन करके बाजार कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता। सिंपल से कहानी उन्होंने कह डाली है। क्या कहा उन्होंने कि जो पूर्ण प्रतियोगिता का जो बाजार होता है इसमें प्रत्येक क्रेता और प्रत्येक विक्रेता, चाहे किसी को भी ले लीजिए, कोई भी अपने अनुसार वस्तु का मूल्य निर्धारित नहीं कर सकता, बल्कि इसका मूल्य निर्धारित कौन करेगा, बाजार करेगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे दोस्तों थर्ड पॉइंट हमारा साम्य का अर्थ। साम्य क्या होता है, बस इस स्थिति को थोड़ा सा समझ लीजिए। डिफिकल्ट नहीं है, आसान ही, इजी ही है। बस इसकी जो लास्ट वाली दो टर्म दिख रही है ना आपको, अल्पकाल और दीर्घकाल वाली, बस इसको बेहतर तरीके से समझना है आपको। और कभी कभी दोस्तों कभी कभी तो क्या अधिकतम जब इस पार्ट से क्वेश्चन आता है ना, तो ये साम्य का अर्थ आवश्यक रूप से पूछ लिया जाता है आप लोगों से एग्जाम में। इसलिए इस बिंदु पर आप विशेष फोकस करेंगे, क्योंकि ये जो साम्य वाला जो अर्थ है ये पहली बार मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ऐसा मान लीजिए, या कि आप लोगों के लिए पहला टॉपिक है, नया टॉपिक है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देने की आपको आवश्यकता है। दोस्तों साम्य का अर्थ का मतलब क्या होता है कि जब कोई एक हम किसी फर्म का एग्जांपल लेते हैं, या किसी भी एक मतलब किसी का भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे फर्म का लेते हैं, चूंकि अब बाजार की बात कर रहे हैं तो एक फर्म या एक दुकान ज्यादा बेहतर होगी। एक फर्म है, कुछ वस्तुओं का निर्माण करती है ना, तो उस फर्म की एक ऐसी स्थिति चल रही है कि वो सामान्य रूप से लाभ कमा रहा है, सामान्य रूप से वो लाभ कमा रहा है ना, उसकी लाभ की स्थिति है। अब एक ऐसी स्थिति उसके सामने बनी हुई है जिससे वो निरंतर रूप से लाभ कमा रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है, अपनी वस्तुओं को बेचकर, बनाकर वस्तुएं बेचता है, जिससे वो निरंतर रूप से अपना लाभ कमा रहा है। तो ये जो निरंतर रूप से लाभ कमा रहा है ना, इसी को उस फर्म का हम कहेंगे कि ये उसकी साम्य की स्थिति है। कौन सी स्थिति है, ये साम्य की स्थिति है जिसमें वो निरंतर रूप से लाभ कमा रहा है। अब ये एक ऐसी स्थिति है जब वो फर्म का जो मालिक होगा ना, जो फर्म होगी ना, वो फर्म ये बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि मैं अब कोई रिस्क लेकर इसमें कोई चेंज करूं। समझिएगा ध्यान से यहां पर कि वो फर्म अपनी उस कंडीशन में कोई चेंज नहीं करना चाहेगी, कोई चेंज नहीं करना चाहेगी। क्यों? क्योंकि उसको वो अच्छे से जानता है कि अगर अभी कोई इस परिस्थिति में कोई अगर चेंज किया, चूंकि मैं अभी निरंतर रूप से लाभ कमा रहा हूं, अगर कोई चेंज किया तो बहुत बड़ी हानि भी उठानी पड़ सकती है। हां, लाभ की उम्मीद तो है, लेकिन हानि बहुत बड़ी उठानी पड़ सकती है। लेकिन यहीं पर अगर इस फर्म को कोई अर्थशास्त्री मिले तो अर्थशास्त्री इसको समझाएगा कि भाई अब आपको रिस्क लेना ही नहीं चाहिए। फर्म पूछेगी क्यों, तो वो अर्थशास्त्री साहब बताएंगे कि इसलिए नहीं लेना चाहिए कि जो साम्य की अवस्था है, इस साम्य की अवस्था में आप गड्ढे में तो जा सकते लेकिन ऊपर नहीं उठ सकते। जितना लाभ आप कमा रहे हैं ना, निरंतर रूप से इससे ज्यादा लाभ आप नहीं कमा पाएंगे, इससे ज्यादा लाभ हो ही नहीं सकता है। आपको हानि कितनी भी हो सकती है लेकिन लाभ नहीं हो सकता। अधिकतम जो लाभ हो चुका है, जितना लाभ है यही आपका अधिकतम लाभ है। अगर अब भी आपने कुछ चेंज करने का प्रयास किया, फर्म में, उत्पादन में, अपने मटेरियल में, अपनी लेबर में कोई भी चेंज करने का प्रयास किया, तो संभवतः आपको लॉस ही होगा। इसलिए कोई भी फर्म, जैसे ही फर्म को पता चलता है कि ये मेरी साम्य की अवस्था है, वो पूरी तरह से ये मान लेते हैं कि अब हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। जब तक हमारा ये लाभ चल रहा है तब तक हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। जब कभी अगर हानि की स्थिति आती है तो हमें इसके बारे में सोचना है, अन्यथा कोई चेंज नहीं करना है। क्लियर है यहां तक का, है ना। पर अब इतनी सी कहानी याद रखिएगा, अब आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, जो लिखा हुआ मैटर है इस पर देखिए।
जो साम्य शब्द है ये परिवर्तन की अनुपस्थिति को बताता है। क्या बताता है? परिवर्तन की अनुपस्थिति को, है ना। जहां पर साम्य आ जाए मतलब समझ जाइएगा वो टॉप पर बैठा हुआ है, कोई परिवर्तन नहीं होना है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है ना। तो जब कोई फर्म अधिकतम लाभ कमाती है, जब कोई फर्म अधिकतम लाभ कमाती है तो उस समय वह विस्तार की नीति नहीं अपनाएगी। विस्तार की नीति या संकुचन करने की, मतलब अपने उत्पादन को छोटा करने की या बढ़ाने और ज्यादा बढ़ाने की, फैलाने की कोई नीति नहीं अपनाएगी, कुछ एक्सेप्ट नहीं करेगी। जो चल रहा है वही चलाएगी। उस समय जो कीमत और उत्पादन की मात्रा होगी उसे ही हम फर्म की साम्य अवस्था कहेंगे। क्लियर है? तो वो फर्म जितना उत्पादन कर रही है और जिस रेट पर वो बेच रही है ना, पर्याप्त लाभ कमा रही है, अधिकतम लाभ कमा रही है, इसलिए वो अवस्था इसकी साम्य की अवस्था हो जाएगी। यहां तक का क्लियर है ना? चलिए, तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो साम्य की अवस्था होती है ना, ये साम्य की, देखिए कि साम्य अवस्था अधिकतम लाभ अवस्था का दूसरा नाम है। अधिकतम लाभ अवस्था का दूसरा नाम है। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में एक फर्म के साम्य का अध्ययन दो शीर्षकों के अंतर्गत किया जाता है। मतलब इस फर्म जो साम्य की अवस्था है इसे हम दो दृष्टि से देख सकते हैं। दो प्रकार की परिस्थिति में, दो प्रकार के बाजारों में हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। किन किन परिस्थितियों में? एक है अल्पकाल में, एक अल्पकाल में कम समय में, और एक दीर्घकाल में अधिक लंबे समय में। अब ये अल्पकाल वाली परिस्थिति और दीर्घकाल वाली परिस्थिति दोस्तों, ये आपको कुछ भी नया नहीं लगेगा अगर आपने लेक्चर नंबर 27 को जो अटेंड किया है तो, ठीक ना। क्योंकि उसमें जब हमने बाजार का वर्गीकरण किया था तो वहां देखा था अति अल्पकालीन बाजार, अल्पकालीन बाजार, दीर्घकालीन और अति दीर्घकालीन बाजार। तो चार प्रकार के हमने समय के आधार पर जो वर्गीकरण देखा था बाजार का, वो चार आधार पर देखा था, समय के आधार पर। तो उसमें भी चार प्रकार देखे थे, तो उसी में से दो प्रकार हमारे सामने ही है, अल्पकाल और दीर्घकाल, है ना। तो अब चलिए आइए एक एक करके इनको समझते हैं। अल्पकाल में बाजार या कहें कि फर्म का साम्य क्या हो सकता है। तो दोस्तों अल्पकाल में चूंकि क्या होता है कि अल्पकाल में जो विक्रेता होते हैं ना, उनके पास इतनी ज्यादा समय नहीं होता है, इतना समय नहीं होता है कि अगर उनकी वस्तुओं की मांग अचानक से बाजार में बढ़ जाती है तो वो उनकी पूर्ति को बढ़ा सके। जितनी वस्तुएं हैं वो जितनी पूर्ति हो चुकी है उतना ही वो वहां पर उनको सोल आउट कर पाएंगे, बेच पाएंगे। कहने का मतलब यह है कि अल्पकाल वाले बाजार में क्या होता है कि जितनी वस्तुएं रोजमर्रा के रूप में बाजार में जा रही है उतनी ही वस्तुएं बिकेगी। लेकिन अचानक से कुछ परिवर्तन समाज में, कुछ सामाजिक कोई नई घटना होने के कारण, है ना, या फिर कुछ मान लेते हैं कि कोई त्योहार वगैरह कुछ आ जाता है जिसके कारण जनता किसी एक विशेष वस्तु पर फोकस कर देती है, उसकी ज्यादा डिमांड बढ़ जाती है। तो उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए पूर्ति नहीं बढ़ाई जा सकती। अल्पकाल में, अल्पकाल वाली वस्तुओं की पूर्ति बढ़ाई नहीं जा सकती। इसीलिए लिखा गया है, देखिए ध्यान दीजिएगा कि अल्पकाल में पूर्ति और मांग दोनों में जो है समायोजन नहीं हो सकता। मतलब कि अल्पकाल में पूर्ति मांग के अनुसार पूरी तरह समायोजित नहीं की जा सकती। इसलिए इस अवधि में फर्म की तीन दशाएं हो सकती है। तो अल्पकाल वाली अवधि में क्या हो सकता है? फर्म का लाभ की स्थिति हो सकती है, जैसा कि हम देखते आ रहे हैं साम्य की अवस्था, ठीक है ना। या फिर शून्य लाभ भी हो सकता है। लाभ की स्थिति कब होगी दोस्तों? जब उसकी लागत कम होगी, जो औसत लागत है वो कम होगी और औसत आय अधिक होगी, तो वो लाभ की स्थिति में होगा। और एक स्थिति उसकी एक शून्य लाभ की भी हो सकती है, जिसे हम सामान्य लाभ बोलते हैं, है ना। शून्य लाभ, ना लाभ और ना हानि, मतलब उसकी लागत और आय दोनों बराबर हो जाए, तो उस परिस्थिति में हम इसको शून्य लाभ बोल देंगे। और ये हानि की स्थिति में भी पहुंच सकती है। क्यों? क्योंकि इसमें पूर्ति मांग के अनुसार समायोजित नहीं कर सकते। क्लियर हुआ यहां तक का ना? तो ये है दोस्तों अल्पकाल में। और दीर्घकाल की बात करें तो दीर्घकाल की भी कहानी कुछ ऐसी ही है। कैसी है? जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। कहने का अर्थ यह है कि अगर मान लेते हैं कि किसी फर्म की साम्य की अवस्था चल रही है, ठीक है। अब उसने फर्म ने सोचा कि यार पता नहीं कौन ये सिद्धांत देकर गया, साम्य की अवस्था ऐसा कुछ होता नहीं है, परिस्थितियां बदल चुकी है, एक काम करते हैं अपन चेंज करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, चेंज करते हैं। और एक काम चेंज करने के अनुसार ही क्या करते हैं कि उत्पादन को बढ़ा देते हैं। मांग अच्छी खासी है, उत्पादन बढ़ा देते हैं। उन्होंने उत्पादन बढ़ाया, उससे क्या हुआ? अब देखिए अच्छा खासा लाभ कमा रही थी कंपनी,
और ज्यादा उत्पादन किया उन्होंने, तो उन्होंने उनकी लागत तो लग चुकी उत्पादन में। अब वो उत्पादन उसी कीमत पर जैसे ही बाजार में बिकने के लिए गया, तो बाजार में जो पूर्ति थी ना, वो पूर्ति मतलब कि जो सप्लाई थी बाजार में उस वस्तु की, वो सप्लाई और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि उस फर्म के अलावा और फर्में भी तो है जो वहां पर उस वस्तु की सप्लाई करती है बाजार में, है ना। तो वहां पर उस वस्तु की सप्लाई अर्थात की पूर्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो पूर्ति ज्यादा होने के कारण और मांग अब कम हो जाती है, मांग कम पूर्ति ज्यादा, तो क्या होगा दोस्तों, वो वस्तु अब कम कीमत पर बिकने लगेगी। कीमत गिर गई वस्तु की, अब कीमत गिर चुकी, वापस वही लेवल पर आ चुके हैं, क्योंकि पहले भी उसको अच्छी खासी कीमत मिल रही थी, जब कम वस्तु बना रहा था तो अच्छी खासी कीमत मिल रही थी। लेकिन उसके एक गलत कदम से प्रोडक्शन बढ़ाने के कारण से अब सिर्फ उसका खुद का नुकसान नहीं हुआ है, उसकी खुद की वस्तु की कीमत ही कम नहीं हुई, बल्कि उसके जैसे और वस्तु बनाने वाली जो फर्में थी उनकी वस्तु की कीमत भी कम हो चुकी है। मतलब एक अकेला व्यक्ति, एक अकेली फर्म बाकी फर्मों को भी लेकर डूब गई, है ना। वापस स्थिति वहीं आकर पहुंच चुकी है, ये क्लियर हो चुका। लेकिन इसको अपोजिट भी कर सकते हो आप लोग। मान लेते हैं कि उस फर्म को हानि हो रही थी, दीर्घकाल की परिस्थिति, उसमें वो कुछ भी कर सकता है। अल्पकाल में वो अपना जो प्रोडक्शन था ना उसमें परिवर्तन नहीं कर सकता है, क्योंकि वो रोजमर्रा काम था। लेकिन दीर्घकाल वाले बाजार में वो चेंज कर सकता है। इसलिए तो बोला मैंने कि उत्पादन को उसने बढ़ा दिया तो वापस मुंह के बल आ गिरा, है ना। अब उसको हो सकता है कि ऐसा हो रहा है कि दीर्घकाल की परिस्थिति में चला जा रहा है वो, और उसको कंटिन्यू निरंतर रूप से हानि हो रही है। तो हानि होने से क्या होगा, हानि हो रही है उसको, तो उसके पास में ये ऑप्शन रहेगा कि जिस सेक्टर से या जिस वस्तु को बनाने से उसको हानि हो रही है वो उसका प्रोडक्शन रोक दे। बंद करने का नहीं बोला, रोक दे। अब उसका प्रोडक्शन रोकेगा, 1 महीना या 2 महीने वो वस्तु मार्केट में सप्लाई नहीं होगी। जब मार्केट में सप्लाई नहीं होगी तो मार्केट में उस वस्तु का शॉर्टेज आएगा। शॉर्टेज आने से मांग बढ़ने लगेगी, और जैसे ही मांग बढ़ेगी वो फिर से अपना प्रोडक्शन चालू कर देगा। तो उससे क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त, तो उस यूनिट की, उस वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी। समझ रहे ना। तो इस प्रकार से ये समायोजन यहां पर व्यक्ति कर सकता है, किसमें, दीर्घकाल वाले बाजार में। ये प्रोडक्शन को कम करके, और प्रोडक्शन कम करके नुकसान से बचना, और प्रोडक्शन को हाई करके नुकसान में जाना, ये दोनों काम वो कर सकता है। क्लियर है। लेकिन परिस्थिति साम्य अवस्था पर ही आके टिक जाएगी, साम्य अवस्था पर ही आकर टिक जाएगी। अधिकतम लाभ कमाने का सोचेगा तो अधिकतम लाभ नहीं कमा सकता। क्लियर है। चलिए, तो इस प्रकार से दोस्तों ये दीर्घकाल में फर्म का साम्य था, है ना। बाकी पढ़ लीजिएगा आप लोग, आपको सब क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप बात करेंगे दोस्तों इसकी कुछ विशेषताओं की, और यहीं से हमारा टॉपिक आज की क्लास कंप्लीट हो जाती है, ठीक है ना। पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं या शर्तें क्या है। क्रेताओं व विक्रेताओं की विशाल संख्या। अब यार बताइए, इसमें कुछ अब नया है बोलने जैसा, है ना। अब एकदम इजी पॉइंट है, देखिए ये कई बार तो पढ़ चुके हो आप लोग। क्रेता और विक्रेताओं की विशाल संख्या मतलब क्या है कि जो पूर्ण प्रतियोगिता वाला बाजार है उसकी विशेषता क्या है कि इस प्रकार के बाजार में क्रेता और विक्रेता दोनों की संख्या बहुत ज्यादा रहती है। मतलब कि पर्याप्त मात्रा में ग्राहक भी बहुत ज्यादा रहते हैं और बेचने वाले भी बहुत ज्यादा रहते हैं, तभी जाकर के मार्केट कंप्लीट होता है, ये बाजार कंप्लीट हो पाता है। और इस प्रकार के बाजार को ही हम पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार कहते हैं। तो पूर्ण प्रतियोगिता वाले बाजार की सबसे पहली विशेषता है कि इसमें क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। दूसरी विशेषता, वस्तु का समरूप होना। क्या लिखा हो, वस्तु का समरूप होना। तो इस प्रकार के बाजार में देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता के लिए, इस प्रकार के बाजार के लिए वस्तु का समरूप होना बहुत आवश्यक है। मतलब क्या हुआ समरूप का, कि वस्तु के गुणों का समान होना और ऐसी दशा में वस्तु का मूल्य भी समान रहना। बस ये 2 बातें आपको याद रखनी है कि जो वस्तुएं एक जैसी है गुणों में, उनका मूल्य भी एक जैसा होता है। इस प्रकार के बाजार में, पूर्ण प्रतियोगिता वाले बाजार में एक जैसी वस्तुओं का मूल्य भी एक जैसा ही रहता है, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं रहता। क्लियर है। तो कोई भी क्रेता जो है या विक्रेता वस्तु के मूल्य को प्रभावित इस पूर्ण प्रतियोगिता वाले बाजार में नहीं कर सकता, ठीक है ना। नेक्स्ट जो विशेषता है वो फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश एवं बहिर्गमन। फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश एवं बहिर्गमन, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो फर्म है या जो उद्योगपति है, जो साहसी होते हैं, जो उद्योग को प्रारंभ करते हैं, तो उनके लिए इतनी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो जब चाहे फर्म को डाले
चालू करे, स्टार्ट करे, अपना स्टार्टअप जमाए, वो जब चाहे फर्म को बंद करके निकल सकता है। ये स्वतंत्रता उसके पास में होनी चाहिए और पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में उसके पास ये स्वतंत्रता होती है ना। सिंपल सी कहानी कि ये उद्योगपति के सामने, ये उद्योगपति के पास ये स्वतंत्रता होती है कि वो जब चाहे उद्योग चालू कर ले, जब चाहे तब वो बंद कर ले, बस किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए उसके लेकर के, उसकी जवाबदारी कंप्लीट करके उसको बंद भी कर सकता है। क्लियर है ना। चलिए आगे बात करते हैं। एक सेकंड दोस्तों। कोई बात नहीं, कभी कभी हैंग मार जाता है। क्लियर है यहां तक का ना, ये तीनों पॉइंट क्लियर है। आगे और बढ़ते हैं दोस्तों, आगे 2 पॉइंट और देख लेते हैं इसके, जिसके साथ हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। क्रेताओं और विक्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है, ये बात भी मैं आपको पहले सब क्लियर कर चुका हूं, है ना। तो पूर्ण प्रतियोगिता वाले बाजार में जो खरीदार होते हैं और जो बेचने वाले होते हैं, विक्रेता होते हैं, उनको बाजार का पूरा ज्ञान रहता है। मतलब कि कौन सी वस्तु का मूल्य कितना चल रहा है, किस वस्तु की कितनी डिमांड है, ये सारी जानकारी जो होती है ना, वस्तु कि किस स्थान पर मिल रही है, मतलब बाजार कहां पर है इसका, इसकी कीमत क्या है, ये सारी बातें दोनों आपस में बहुत अच्छे से जानते हैं। मतलब इनको पूरा उस वस्तु से संबंधित पूरा ज्ञान होता है। और ये जिस बाजार में उसको पूरा ज्ञान होता है तो वहां पर कंपटीशन, कंप्लीट कंपटीशन होता है, अच्छा खासा कंपटीशन होता है, इसलिए सब लोग उसी बाजार में इकट्ठे हो जाते हैं और इसीलिए वस्तुओं की जो है ज्यादा कीमत नहीं बढ़ पाती है। ठीक है ना। इसके अलावा उत्पादन के साधनों की पूर्ण गतिशीलता, उत्पादन के साधनों की गतिशीलता, ये भी एक अच्छा टॉपिक है कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत उत्पादन के साधन कौन से होते हैं दोस्तों, गतिशीलता। देख समझिए, उत्पादन के साधन, अब उत्पादन के साधन तो बहुत सारे ना, कौन कौन से बता मैंने। उत्पादन के साधन, किसी वस्तु को बनाने में कौन कौन से साधनों की आवश्यकता पड़ती है। एक आपको पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी, एक आपको लैंड की आवश्यकता पड़ेगी जहां पर आप फर्म बनाएंगे, इंस्टॉल करेंगे, एक पूरे जो है एक अच्छी सी बिल्डिंग बनाएंगे ना। उसके अलावा लेबर की जरूरत पड़ेगी ना, मशीनरी की जरूरत पड़ेगी, टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारे क्या है, ये वस्तु बनाने के साधन है ना। तो ये जो साधन होते हैं ना, ये साधन भी इसमें गतिशील होते हैं, जैसे कि लेबर, मजदूर। तो यहां पर इस पूर्ण प्रतियोगिता वाले बाजार में ये पूर्ण प्रतियोगिता का जो प्रभाव है ना, वो लेबर में भी पाया जाता है, मजदूरों में भी पाया जाता है। अब लेबर मतलब कर्मचारी, कर्मचारियों में सारा स्टाफ आ जाएगा, ठीक है ना। तो वो भी जहां पर उनको अच्छे खासा भुगतान मिलता है, तनख्वाह अच्छी मिलती है, वो वहां चले जाते हैं। मतलब एक उद्योग को छोड़कर दूसरे उद्योग में वो मूव कर जाते हैं, वो बिना किसी रोक टोक के, कोई रोक टोक नहीं होती उनको। तो जिस बाजार में कर्मचारी गण एक उद्योग छोड़कर दूसरे उद्योग में शिफ्ट होने के लिए स्वतंत्र होते हैं, ऐसे बाजार को भी हम पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार कहते हैं। इसीलिए इसकी ये विशेषता है। बताइए दोस्तों, क्या पूरे टॉपिक में कहीं से कहीं तक कोई कंफ्यूजन जैसा कुछ माहौल रहा? मेरे ख्याल से तो नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा इजी तो अब मैं और क्या करूंगा, है ना। चलिए, जो अगला जो सेशन होगा दोस्तों, वो होगा अब हमारा एकाधिकार पर। अब शब्दों से ही ध्यान दीजिएगा, एकाधिकार। अभी इससे पहले भी हमने आज के सेशन में क्या पढ़ा, पूर्ण प्रतियोगिता, है ना, पूर्ण प्रतियोगिता वाला बाजार। तो एकाधिकार का मतलब क्या हुआ भाई, अपूर्ण प्रतियोगिता। जो पूर्ण प्रतियोगिता थी उसको उल्टा कर दीजिए। पूर्ण प्रतियोगिता में बहुत सारे क्रेता और विक्रेता थे, लेकिन अब ये एकाधिकार मतलब कि अपूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण, है ना। तो इसमें एक ही विक्रेता होगा और एक ही खरीदार होगा, ठीक है ना। तो अब यहां पर ये लोग मनमानी करेंगे। देखिए, एक वस्तु का विक्रेता, एक अकेला व्यक्ति, खरीदने वाले बहुत सारे, बेचने वाला एक अकेला। अब वो क्या करेगा, अपनी मनमानी कीमत पर बेचेगा। लेकिन हो सकता कभी कभी ऐसा उल्टा भी हो जाता है कि बेचने वाले बहुत सारे, खरीदने वाला एकमात्र, तो उसके भी भाव होंगे भयंकर। तो वो वाली स्थिति अब हम एकाधिकार वाले मार्केट में देखने वाले हैं, और इसमें देखेंगे कि कीमत और उत्पादन का निर्धारण कैसे होता है वस्तु का, ठीक है ना। चलिए मिलेंगे अगले सेशन में दोस्तों, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जाते जाते एक अपडेट दे दूं आप लोगों को दोस्तों, अगर अभी तक आपको हमारे सेशन कंटिन्यू नहीं मिल पा रहे हैं तो प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिए। प्लेलिस्ट में चले जाइए चैनल की में, या फिर हमें टेलीग्राम पर एक फ्री वाला एक ग्रुप है लोधाजी क्लासेस वाला, उसको ज्वाइन कर ले। वहां पर आपको सभी लेक्चर निरंतर रूप से मिलते रहते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारी कंप्लीट नोट्स चाहिए, जितने अभी तक इन पिछले 5 सालों में जितने भी अभी तक लेक्चर हुए हैं,
सारे लेक्चरों के अगर कंप्लीट नोट्स चाहिए, जैसे कि राजनीति विज्ञान हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो राजनीति विज्ञान के कंप्लीट नोट्स अगर आपको चाहते हैं क्लास नोट्स, तो दोस्तों हमारा एक जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़वा देंगे उसकी टेलीग्राम ग्रुप की, उसको ज्वाइन कर ले, वहां पर आपको कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ठीक है ना, मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू।